ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, नया चैप्टर जो स्टार्ट होता है बच्चों वो है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। एक्चुअली दो पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेकंड पार्ट इज कोलिजन। अगर पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे कोलिजन माना जाता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2023 में बहुत ही कम आए थे, एक दुक्का ही आया था, क्योंकि आपको पता 10-12 पेपर होते हैं, मतलब 20-25 पेपर होते हैं, तो उसमें हिसाब से दो तीन ही क्वेश्चन होते, ज्यादा वेटेड नहीं थी सेंटर ऑफ मास की, कोलिजन की ज्यादा थी। ठीक है, पिछले 2 साल से थोड़े से क्वेश्चन बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि 26 में भी हो सकता है, 10 में से 3-4 में तो पेपर, 3-4 में सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक है, बाकी में कोलिजन तो देखो रहेगा ही रहेगा, वो तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाला टॉपिक है बच्चों थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन भी है। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि मुझे कौन सा पार्ट कंसीडर करना है फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। तो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली सीखोगे इस चीज को। ठीक है, कि कौन सा हमें स्मॉल पार्ट लेना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। ट्वेल्थ वाले जो पहले पढ़ चुके हैं, ट्वेल्थ वालों को थोड़ा सा हो सकता हो इजी लगे, क्योंकि जैसा मैं इसमें स्मॉल पार्ट लूंगा ना, यही सेम पोर्शन आप ट्वेल्थ में भी बहुत बार यूज करोगे, 2-3 चैप्टर में खास कर, तो तब आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो अभी लेटर ऑफ द क्लास की बात है। पहले तो देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा सबको, डायग्राम शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है बच्चों कि देखो बिल्कुल ये अपना आप को मेंटेन कर रहा है, कहीं से भी गिरने के चांस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास ना, इस वाले ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, कहाँ कंसंट्रेटेड है? इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड। इस ऑब्जेक्ट का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? यहाँ पे इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। सिमिलरली इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसका मास तो चलो यहाँ पे हो गया, इतने बड़े वाले मास का यहाँ पे कंसंट्रेटेड मास। तो सर कंसंट्रेटेड मास का मतलब कि बच्चों पूरा का पूरा एक कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, उसका एक ऐसा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास, जहां पे अगर मैं उसको उसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन करूंगा ना, तो सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर डिफाइन हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर यहीं से भी नहीं समझ में आ रहा तो लेट सपोज आपने अपने हाथ में आप पेन लो, ठीक है, और पेन को एक फिंगर से बीच वाले पोर्शन पे रखो, तो आप देखोगे पेन बैलेंस हो जाएगा। पेन क्यों बैलेंस हो रहा है? क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है, पेन तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऐसा तो है नहीं देखो यहाँ पे अलग, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, हर जगह मास प्रेजेंट है। ठीक है, हर जगह मास प्रेजेंट है, लेकिन उस सेंटर अगर मैं यहाँ से इसको फिंगर को लूंगा तो एकदम से गिर जाएगा, इस पॉइंट से लूंगा तो इस डायरेक्शन में गिर जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसा पॉइंट डिफाइन कर दूं जो कि लगभग सेंटर पॉइंट है, वहां से नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पॉइंट पे उसको पकड़ा है जहां पे उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, जहां पे उसका सारा का सारा मास क्या है बच्चों? कंसंट्रेटेड है। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास होगा ना एम, वो एम इस पॉइंट पर डिफाइंड है, इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसी रोड है, ठीक है, अब जैसे आप सेंटर से इसको करोगे तो आप देखोगे ये वाला हाइयर मास है, यहाँ पे इस पोर्शन में हाइयर मास है, तो डेफिनेटली ये इस डायरेक्शन में रोल आउट करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन हल्का सा अगर आप इस डायरेक्शन में अपने फिंगर ले जाओ तो ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस क्यों हो जाएगा? तो ये बोलता है कि इस मिडल पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों का मास लगभग लगभग क्या है बच्चों? इक्वल है। तो हम ये बोलते हैं कि इक्वल। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा का सारा मास क्या हो रहा है बच्चों? कंसंट्रेटेड हो रहा है। सारा का सारा मास क्या हो रहा है बच्चों? कंसंट्रेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? क्या ये सभी को पॉइंट क्लियर हाँ हो गया जी बच्चों? सर। यस ठीक सर। है, इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे आप फिल्डेड बोतल लो, ठीक है, अपने सामने एक पानी से भरी हुई बोतल लो, ठीक है, और एक फिंगर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करो। जैसे ही आप इस डायरेक्शन फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो बच्चों ये घूमने लगने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जैसे ही आप नीचे से कोशिश करोगे तो हल्का सा तो फ्रिक्शन करेगा, लेकिन अगर एकदम से आप जर्क दोगे ना यहाँ पे, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन लेकिन जैसे ही आप बच्चे बीच में दोगे ना फोर्स, बीच में, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा जाएगा।
तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां से वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन करने की कोशिश करता है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मोशन करने की कोशिश करता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह स्ट्रेट लाइन मोशन पे मूव करता हो। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्लियर एवरीवन दिस हाँ। पॉइंट? हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। तो लिखो, लिखो बच्चों, द सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। The center of mass is a representation of a point at which whole mass at which whole mass of the system is to be concentrated. Whole mass of a system is concentrated. एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो जैसे कि ये आपका रॉड है जो कि यूनिफॉर्म है, तो आपने इसको बीच में रख दिया। लेकिन अगर आपका रॉड ऐसे है तो आपने इसको साइड रख दिया बैलेंस करने के लिए। तो जैसे आपने बैलेंस करने की कोशिश किया तो आप बोलोगे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यही आपका क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास है। ये आपका क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास। ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो ये वाला, कि मान के चलो कि ये बॉटल है, फिल्ड बॉटल है, ठीक है। जैसे ही आप इसको टॉप सरफेस पे मोशन करने की या फिर इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, दैट विल मूव या दैट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली, जैसे ही आप सेम ऑब्जेक्ट को लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी पे करोगे तो चांसेस है कि वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाए। लेकिन जैसे ही आप इसके सेंटर पॉइंट पर, या फिर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाओगे और वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, अप्लाइड फोर्स एंड ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन तो रोटेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा बच्चों? सीधा सीधा जाएगा। तो यही पॉइंट मेरा क्या होगा बच्चों? यही पॉइंट होगा मेरा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास। ये दोनों मास पे सेंटर ऑफ मास नहीं, इस पॉइंट पर ये केवल सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया आप सभी को? यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। तो एक लाइन लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो, when we apply force at the center of mass, when we apply force at the center of mass, whole body moves, whole body moves with translation motion। इसका एक एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे कभी तुमने सिलेंडर को अगर जैसे उसको रोल करवाने की कोशिश किया होगा, तो जैसे आप सेंटर पे करोगे ना तो सीधा सीधा जाने की कोशिश करेगा बच्चों, सीधा सीधा। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, वो ऐसा पॉइंट जहां पर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा। यही है बच्चों मेरा सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया बच्चों सभी का यहाँ तक? आगे बढ़े अब। यस सर। तो, तो देखो बच्चों, दो टाइप के हम सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, पहला होगा बच्चों एक डिस्क्रीट सिस्टम।
डिस्क्रीट सिस्टम। सेकंड होगा बच्चों एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर दोनों, ध्यान से देख लो, अगर कोई दो बॉडी के बीच में जो गैप है, ठीक है, अगर दो बॉडी के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो हम उसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं बच्चे। उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। दूर दूर है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं इसको। अच्छा, किसी ने वाली मूवी देखी है क्या, वेलकम फर्स्ट पार्ट, Yes, sir. जिसमें अक्षय कुमार था, कैटरीना कैफ वाली, याद है? हाँ जी सर। Yes, sir. तो लास्ट सीन याद है आपको? लास्ट सीन में उधर इधर डोलते रहते हैं, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर वो बैलेंस करने लग जाए तो एक ऐसा मिड पॉइंट तैयार हो जाएगा जहां पे वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वही जो पॉइंट होगा ना बच्चों, वही पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास कहलाया जाएगा। ऐसा भी थोड़ा आपके माइंड में आ सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों दूर दूर होंगे ना तो उसको हम डिस्क्रीट सिस्टम बोलेंगे। अगर कोई भी सिस्टम में पास पास है वो ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पास पास है, ऐसे बिल्कुल पास पास, बहुत क्लोज क्लोज है, तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्टिन्यूस सिस्टम बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर सन में नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान से समझो। आप खुद एक बॉडी हो, ठीक है, मैं बोलूंगा कि आप कॉन्टिन्यूस हो कि डिस्क्रीट हो, मुझे बताओ, खुद ही बताओ। आपको मैं डिस्क्रीट सिस्टम की तरह मानूं कि कॉन्टिन्यूस सिस्टम की तरह मानूं? Sir, continuous. Continuous system. वेरी गुड, शाबाश, आप हो गए कॉन्टिन्यूस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि मैं आपका अगर देखा जाए तो गर्दन का ये रहा पार्ट मान के चलो, ठीक है, नेक का ये रहा, नेक ये रहा, फेस ये रहा, ठीक है, और पेट ये रहा, लेग ये रहे, फुट ये रहे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए ना सिस्टम के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए। लेकिन अगर एक ही घर में, मान लो बड़ा सा घर है और ऐसे चार पांच लोग हैं, तो मैं बोलूंगा कि उस घर पे सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो वही वाला ही ऑब्जेक्ट, आप खुद इंडिविजुअल भी, आप डिस्क्रीट सिस्टम की तरह भी एक्ट कर सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बस चीजें समझनी है। तो लिख लो, इसमें क्या होगा, when objects are when objects are far, ठीक है, एंड यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट गैप, नो सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। बस, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सर 2 मिनट बस। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। हाँ जी सर। ठीक, तो पहले करते हैं बच्चों डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होगा बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट है जिसकी एक पर्टिकुलर एक पोजीशन है, ये भी ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन है, ये भी ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन है। तो जब भी मैं पोजीशन डिफाइन करता हूँ ना बच्चों, तो यहाँ पे मुझे मास मोमेंट डिफाइन करना पड़ता है। मास मोमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसका एक मास है और जिसकी एक पोजीशन है। मास और पोजीशन का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है बच्चों? मास मोमेंट होता है। जैसे ये m है और इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? r।
ऐसी M2 क्या है बच्चों, आपका मास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, और इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, R2 है। ऐसी क्या है बच्चों, M3 इसका मास है, और R3 क्या है बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर। तो जो मास मोमेंट होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, यही होता है सिंपल। तो आप देख रहे होंगे कि जो मास मोमेंट है एक तरीके का स्केलर का और डायरेक्ट मल्टीप्लाई है वेक्टर के साथ, तो डेफिनेटली ये क्या होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। दूसरा इसकी जो यूनिट होगी, मास लिखा तो केजी होगा, और पोजीशन है तो पोजीशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर, केजी मीटर, तो ये होगा, ठीक है। तो सर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें बच्चों क्या निकालना है, इस अगर ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं बीच में, ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे मान के चलो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़े हुए हैं, है ना, तो मुझे इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में ही तो होगा बच्चों, यस और नो, इनके मानते नहीं मानते, कहीं ना कहीं इन सबके बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, यहाँ या यहाँ डिपेंड करता है, पर होगा इनके बीच में। तो हाँ वही जी हमें सर। क्या निकालना बच्चों, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है तो मुझे एक्स पॉइंट पर भी निकालना होगा, और मुझे वाई पॉइंट पर भी निकालना होगा, इवन अगर जेड भी पॉइंट है तो मुझे जेड पॉइंट पर भी निकालना होगा। तो कैसे निकालते देखो, मैंने लिखा आर सी यू एम का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, M1 R1 M2 R2 and so on divided by total mass M1 plus M2 and so on। ये तो हो गया बच्चों अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा, अगर वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। अगर वेक्टर की फॉर्म में नहीं, केवल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है, तो कैसे निकालेंगे देखो, R की जगह X आ जाएगा, सिंपल M1 X1 M2 X2 एंड सो ऑन, जितने भी मास होंगे सबका लेना है, फिर आ जाएगा नीचे बच्चों टोटल मास M1 M2 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मुझे वाई सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, M1 Y1 M2 Y2 एंड सो ऑन, टोटल डिवाइड बाय M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए भी देख लो बच्चों, जेड में आ जाएगा M1 Z1 M2 Z2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। लिख लिया बच्चों यहाँ तक सभी ने, सर 2 मिनट। अरे फर्स्ट वाला वेक्टर के फॉर्म में निकालने के लिए, फर्स्ट वाला वेक्टर की वेक्टर की फॉर्म में फॉर्म में निकालने के निकालने लिए। हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वेक्टर की फॉर्म में बोलेगा तभी निकालेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है, अगर वेक्टर की फॉर्म में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो गया सर। इसको आप ब्रेक भी तो कर सकते हो, देखो कोई भी आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, आर वेक्टर को हम लिखते हैं बच्चों हमेशा एक्स आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप। कैप जेड के कैप, यही तो लिखते हैं। अगर मैं इस आर की जगह एक्स वाई जेड लिख दूं, ये वाले सेम, तो देखो एक्स वाला ये रहा, वाई वाला ये रहा, और जेड वाला ये रहा, तो मैंने इसी के ही बच्चों तीन पार्ट बना दिए अलग से। समझ में आ गया नहीं आ गया, इसका मतलब जो आर सी ओ एम होगा वो एक्चुअली में पता क्या है, वो है एक्स सी ओ एम आई कैप प्लस वाई सी वाई एम सी के ओ एम जे कैप प्लस जेड जेड सी सी ओ ओ एम के एम के कैप। बस बताओ कोई डाउट होता है यहाँ पे, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, यस और नो सभी को। यस सर। यस। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, दो तीन अब क्वेश्चन ही करना है बस, ये था, इस पे क्वेश्चन आते हैं।
बच्चा आप हैरान हो गए, इतने छोटे टॉपिक पे भी क्वेश्चन आते हैं, और अभी रिसेंट टाइम पे भी 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, इतने छोटे से टॉपिक पे। तो वही करते हैं बच्चों, देखो, लेट्स स्टार्ट। लो, चलो, मान के चलो कि 3 ऑब्जेक्ट हैं। इसका है बच्चे 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg। इसके कोऑर्डिनेट होंगे लगभग लगभग, मान के चलो 3,2, ये होगा 4,4, ये होगा 5,2। ये है बच्चों कोऑर्डिनेट, और मैं बोलता हूँ उसका कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे हमें क्वेश्चन में। बिल्कुल कोऑर्डिनेट गिवन ही होंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना बच्चों? सेंटर ऑफ मास निकालना। वो सेंटर ऑफ मास हो सकता हो वेक्टर के फॉर्म में पूछ ले, हो सकता हो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, किसी के भी फॉर्म में पूछ ले, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इवन उसका मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, तीनों चीज निकाल देंगे। पिछली बार, इस साल इसने मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज हो गए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकाल के दिखा देंगे। पर सबसे पहले सेंटर मास निकालो। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ? एक्स सी ओ एम का फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ? वो था M1 x1 M1 X1 plus M2 M2 X2 plus x2 X3 M3 x3 डिवाइडेड बाय M1 M2 plus M M3। बताओ, M1 आपने ये माना 1 kg, और इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या है? आप बोलोगे 3 है, तो 1 × 3। बस। M2 कितना है? 2 kg, उसमें x का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे? 4 है। M3 कितना है? 3 kg, उसमें x का कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है। डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3, दैट्स इट। ऐसे YCOM निकाल देंगे बच्चों। YCOM क्या हो जाएगा? M का है 1 kg, और Y1 है 2, 2 kg, Y2 है 4, 3 kg, Y3 है 2, डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3, खत्म। 15 + 3 18 + 8 26। सही है कैलकुलेशन मेरी? चेक कर लेना एक बार। यस सर। अब देखो ये क्या है? XYZ है, तो कोई ना कोई मीटर या सेंटीमीटर में गिवन होगा, तो कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस में यूनिट होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ऐसे इसका क्या होगा देखो, 2 + 8 10 + 6 16, ये हो गया बच्चे 8/3 यूनिट्स। अगर ये पूछ लेता कि बच्चे इसका आर वेक्टर निकालो, वैसे तो आंसर आपका खत्म हो गया। आंसर में ऑप्शन में ये भी हो सकता है 13/3, 8/3, एक ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? सर वेक्टर फॉर्म में निकाल दो। देखो RCOM क्या हो जाएगा? 13/3 आई कैप प्लस 8/3 जे कैप, दैट्स इट। नहीं सर, अगर उसने उसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो आपको बताओ मैग्नीट्यूड नहीं आता क्या? आता है कि नहीं आता मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर का? आता है सर। बस, तो कितना हो गया? 13/3 का स्क्वायर 13/3 का स्क्वायर प्लस प्लस 8/3 का 8/3 का स्क्वायर। तो देखो तीनों पोर्शन हमने, दोनों तीनों पोर्शन कर दिए। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बता दिए हमने। क्या दिक्कत है? कुछ परेशानी है क्या? नो सर। क्लियर हो गए सभी को? ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलो तो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान के चलो कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस पे ही पड़े हुए हैं, अलोंग एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं। ठीक है, एक है बच्चे जिसका मास है 4 kg, एक का मास है 2 kg। इसके कोऑर्डिनेट है बच्चे 1,0, इसके कोऑर्डिनेट है 4,0, और इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। निकालो जल्दी, निकालो क्या होगा? निकालो जल्दी से सेंटर ऑफ मास। दो आ जाएगा। आगे सभी का देवस गर्भित हितेन आ गया। लक्ष्य यस सर। सर
YCOM क्या आ रहा है? 0 हो जाएगा। 0 0 आ रहा होगा। XCM कितना आ रहा है? 2। 2 आ रहा है ना? इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,0। पर एक चीज बताओ, अगर ढंग से देखो उसमें y के कोऑर्डिनेट नहीं और होंगे भी क्यों? सर जब ये है ही अलोंग एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो इसमें y के कोऑर्डिनेट तो होंगे नहीं, इसका लगे y स्वयं निकलेगा ही नहीं। ये चीज भी आपको दिमाग में रखना। अगर ये किसके अलोंग होता, y एक्सिस के अलोंग होता तो एक्स एक्सिस के सीओ निकलता ही नहीं, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस का कोई पार्ट ही नहीं है। समझ गए सभी के सभी? लवन्या लीजा क्लियर हो गया? अगर जिस एक्सिस में उसका पार्ट है, अगर दोनों एक्सिस में है तो दोनों में निकलेगा, एक एक्सिस में है तो एक में निकलेगा। यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes, जी sir. सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, मान के चलो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला ओरिजिन पर है, सभी 2 2 kg के हैं, और साइड है इनकी, साइड ले लिए बच्चे इसकी 2 मीटर, ठीक है, हर एक की साइड 2 मीटर है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालो। करो ट्राई, थोड़ा सा कैसे करेंगे, ट्राई करो एक बार। कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास? हाँ जी बच्चों, निकल गए सभी का? यस सर। 1,1। क्या निकल रहा है? 1,1 ही निकलेगा। 1,1। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। सर कैसे? सर मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ, समझाइए कैसे सर। तो देखो, आपको पता है पहले तो इक्वल मास है, ठीक है। सर आपने साइड मतलब स्क्वायर भी बोल दिया तो बच्चे 2 हो गया, तो डेफिनेटली इसकी क्या होगा बच्चों? इसकी होगा 2,0 होगा बच्चों, है ना? ये कितना होगा? 0,2 होगा। ये कितना होगा? 2,2 होगा। इक्वल मास है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए बच्चे? इसका सेंटर पॉइंट पे तो होना चाहिए। सर इसे सेंटर पॉइंट कैसे निकाला? एक्स एक्सिस का हाफ क्या होगा? 1। वाई एक्सिस का हाफ क्या होगा? 1। तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा बच्चे 1,1। अगर नहीं समझ में आया तो हमारे पास फॉर्मूला तो वैसे भी है, फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। समझ में हो गया सभी को? क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और करते हैं बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन। मान के चलो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 1 मीटर है लेंथ इसकी, इसकी भी 1 मीटर लेंथ है, इसकी भी 1 मीटर लेंथ है, और ये वाला पॉइंट बस ओरिजिन पे दे रखा है, ठीक है। और सबका मास दे रखा है बच्चों, एम दे रखा है, मास एम। कंफ्यूजन हो जाएगी, ले लो उसको 2 kg ले लो, इसको भी 2 kg ले लो, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg। तो क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ऑफ मास क्या होगा?
निकालो बच्चों। हाँ जी, दिख रहा किसी का? देखो 1/2 और √3/6 मेरे ख्याल से। हाँ, रूट के टर्म में आया, करेक्ट। चलो देखते हैं। देखो ये 10.0 0,0 है है, इसका। 1 मीटर का गैप है, 1 मीटर सर का जीरो गैप है। पॉइंट फाइव कोमा 0.3 आ रहा है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इतना ही है शायद, 0,0 है। ये बच्चों 1 मीटर दूर है तो 1,0 हो गया। ठीक है, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना। अब आपको पता है डेफिनेटली सेंटर पॉइंट पे तो होगा ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे होगे बच्चे इसकी 1/2 वैल्यू। तो मैं वाई वाई तो मैं वाई एक्सिस पे कैसे वैल्यू निकालूं? तो आपको पता है, आप ट्राइंगल लॉ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। 60 है बच्चों। आपको हाइपोटेनस पता है, आपको हाइट निकालनी। हाइट और हाइपोटेनस साइन 60 लगेगा। साइन 60 हमें दे देगा, हमें हाइट अपॉन में, या फिर ले लो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस ले लो। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, साइन एच इंटू साइन 60, जो कि निकल गया आपका। एच कितना आपका 1 है, ये कितना √3/2, तो आपका निकल गया बच्चे √3/। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो निकल गए 1,2 √3/2। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है आपके स्कूल के। लिख लिया इसको अच्छे से यहाँ तक? सर हाँ जी। इसमें √3/2 का हाफ नहीं होगा? क्यों होगा? वो तो पूरी लेंथ निकली है ना। तो पूरी लेंथ ही तो निकालनी है, अभी मैं 20 का पॉइंट क्यों निकालूंगा? अभी पूरी लेंथ निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एक्सीएम का। एक्सीओएम का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एक्सीओएम का था M1, ये रहा M1, और इसके साथ x0 है तो 0 ही होगा, खत्म। नेक्स्ट क्या था M2, 2 × 1, 2 × 1। नेक्स्ट क्या है? 2 × ½ ऊपर वाला जो है, और डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 2, कितना हो गया बच्चे? 6 हो गया, है ना। नीचे क्या बन गया? ऊपर 1 बन गया +3, कितना हो गया? 3/6। दैट विल बिकम डेफिनेटली हाफ। यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? ½ मीटर आ गया। हाँ सर। फिर सिमिलरली क्या निकालना बच्चों? YCOM निकालना। YCOM क्या होगा? देखो, ये वाले 2 का तो 0 है, तो 0 हो गया। नेक्स्ट वाला भी 0 है, देखो नेक्स्ट वाला भी 0 है, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2 × √3/2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 2 6, ये कट गया, √3/6 हो गया। या फिर अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा बच्चों, तो हो जाएगा 3/36 हो गए। ठीक है, तो कितना आएगा? 1/12 हो गया। और 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? अंडर रूट में, अंडर रूट 1/12 को लिख सकते हैं, दैट इज 2√3। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक क्वेश्चन? सभी को यस और नो? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, है ना। यस सर। इस क्वेश्चन को आप करोगे बिल्कुल एग्जाम में ऐसे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन
यही क्वेश्चन अगर मान के चलो जेई एग्जाम में आता तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका मैं आपको हल्का सा शॉर्टकट आपको टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे। क्योंकि वहां तो आपको परफॉर्म करके दिखाना ना एग्जाम में, तो आपका जो मेन एग्जाम है। अदरवाइज अगर जेई का एग्जाम होगा तो कैसे करेंगे, इधर देखो। मैंने बोला था आपको ना सिमेट्री चेक करनी है, ठीक है सर। मुझे एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस में सिमेट्री कहाँ पे होगी? अगर आप एक्स एक्सिस पे हाफ ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, जितना ये डिस्टेंस दूर है उतना ही ये डिस्टेंस दूर है। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो, है ना? है ना बच्चों? दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, जितना लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मास की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सर देखो यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 2 kg है, और सर अगर ये 2 kg है तो 1 kg यहाँ पे, 1 kg यहाँ पे। तो देखो 3 kg इधर हो गया, 3 kg इधर हो गया, मतलब एक्स एक्सिस का सीधा बाइफर्केशन कर दिया, जो कि हो गया 1 मीटर था ना, 1/2 हो गया, खत्म। तो मतलब एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई क्या सर? 1/2 निकल गई। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यस और नो? एक ऐसी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करो अब, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट किस पॉइंट पर आ गए? ये दोनों सर इस पॉइंट पर आ गया। ध्यान से देखो, ये दोनों किस पॉइंट पर आ गए? इस पॉइंट पर। तो ऊपर वाला है बच्चों 2 kg, नीचे वाले दोनों का सिमेट्री बना के मैंने पूरा का पूरा इन दोनों का मैंने सेंटर ऑफ मास ये निकाल दिया, जो कि बन गए 4 kg। और एक इस पॉइंट पर आ गए बच्चों 1/2 पॉइंट पर, 1/2, 0। आपको ये पॉइंट तब भी निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 1/2, √3/। अब ये कौन से एक्सिस में लाई कर रहे हैं? वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो सीधा वाई सी एम निकाल दो। वाई सी एम क्या हो जाएगा बच्चे? 4 × 0 प्लस 2 × √3/2 डिवाइड बाय 4 + 2, 6 हो गया। देखो आने का सेम आंसर, यस और नो? क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्या किया, दोबारा सुनो, जो भी अलग मास होंगे पहले उनका हमने सेंटर ऑफ मास निकाल दिया इस पॉइंट पर, फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया बाद में। सर में आ गया सभी को? क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो? इसका एक और एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मान के चलो कि एक एक दे रखा है ये वाला ट्रायंगल बच्चों, ये दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। मान के चलो ये लेंथ है बच्चों 3, ये है 4 और ये है 5, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, डेफिनेटली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चे? 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे 4, 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चे? 0, 3। अब आप अगर इसको फॉर्मूले से करो एग्जाम में तो फॉर्मूले से तो पता है, लेकिन इसको अगर मैं एग्जाम में करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो, पहले इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। अगर ये मान के चलो m मास के हैं, दोनों तीनों के तीनों m मास के हैं, तो m मास के हो गए, ठीक है, दोनों के दोनों। और कहाँ पे बच्चों? 4 डिस्टेंस पे दूरी पर है, तो डेफिनेटली कहाँ पे लाई करेंगे बच्चों? ये लाई करेंगे बच्चों 2, 0 पे। और इसकी क्या वैल्यू होगी बच्चे? 2m वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? दोनों मास एड अप कर दिए और सेंटर पॉइंट निकाल दिया इनका, ठीक है। अब अगला पॉइंट कहां पर है? अगला पॉइंट यहां पर है, जिसकी वैल्यू है बच्चे 0, 3 और यहां पे हो जाएगा बच्चे m। अब ध्यान से देखो तो यहां पे मुझे एक्सीएम भी निकालना पड़ेगा। एक्सीएम क्या हो जाएगा? 2m × 2, 0 × m डिवाइड बाय 2m + m, कितना हो गया? 3m। तो हो गया बच्चे 4m से m कैंसिल, आ गया बच्चे 4/3। ऐसे निकालेंगे YCM। YCM क्या हो जाएगा बच्चे? 0 × 2m, 3 × m डिवाइड बाय 3m। तो ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका सेंटर ऑफ मास आ गया 4/3, 1। सर अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया मेरे को, तो मैं पुराने वाले मेथड से कर सकता हूँ, जो फॉर्मूला करवाया उससे भी करोगे तो यही आंसर आएगा, चेक करके देख सकते हो आप। सर में आ गया? क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया? आप इंडिविजुअली M1, M2, M3 वाले जो फॉर्मूला करवाए ना, उससे भी करोगे तो सेम रिजल्टेंट ही आएगा। क्या बात सबको क्लियर हो गई? क्लियर होगी बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये वाला मेथड कब करना है? ये मेथड आपको जे एग्जाम के लिए करना है, नॉट फॉर स्कूल एग्जाम।
फुल एग्जाम के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला तो केवल टाइम बचाने के लिए है आपको। लिख लिया तो आगे बढ़े, सभी ने लिख लिया? 2 मिनट सर। आयुष, दर्शिका, गर्वेश सर में आ रहा है? कनन, Yes, मार्क, sir. यस स्वस्तिक, तन्मय सर में आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस सर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अच्छे से, ये क्वेश्चन आ चुका, लिखो। There are two rectangular plates as shown in figure. There are two rectangular plates as shown in figure, which is divided into two equal half, which is divided into two equal half, having density rho 1 and rho 2, having density rho 1 and rho 2. If length of the plate is L and breadth is B, find the center of mass. Find the center of mass. कंसीडर फर्स्ट पार्ट। कंसीडर क्या करना, फर्स्ट पार्ट। लिखो। ओरिजिन पॉइंट लिखो, ओरिजिन पॉइंट लाइज, origin point lies in the middle of the first half sheet. Origin point lies in the middle of the first half sheet. Second part है बच्चों, origin lies in the left side of sheet as shown in figure. तो मान के चलो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट ये रहा और ये मेरा बी पॉइंट है। तो मुझे इन दोनों पॉइंट पे निकालना। तो सर अगर देखा जाए बच्चों, मैंने इसको इक्वल हाफ तो कर दिया, पर अगर इसको दोबारा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर ये एक ही शीट होती और यूनिफॉर्म मास होता है इसका, तो बताओ इसका सेंटर मास कहाँ पे होना चाहिए बच्चों? यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर मास कहाँ पे होना चाहिए? खुद ही बताओ कहाँ पे होना चाहिए बच्चों सेंटर ऑफ मास? सेंटर पे। सेंटर पे ही होना चाहिए। Center. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेंटर पे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, तो सेंटर पे ही होगा सर सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म है। लेकिन सर अब थोड़ा सिनेरियो चेंज कर दिया आपने क्या किया, पहले तो इसको इक्वल हाफ कर दिया। जो ये वाला पोर्शन है दैट इज पोर्शन हैविंग डिफरेंट मास डेंसिटी, और इसका क्या है बच्चों, डिफरेंट मास डेंसिटी। ठीक है, समझ गया। अगर बच्चों मास डेंसिटी डिफरेंट है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर इसका मान लो कुछ ना कुछ वॉल्यूम, इसका तो m1 क्या निकलेगा, m1 आपको पता वो होता है ρ1 इंटू वॉल्यूम। हाँ जी बच्चे, सर ये इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। हाँ जी, ρ2 इंटू वी, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैंने इसको इक्वल हाफ में किया तो वॉल्यूम सेम नहीं होगा क्या बच्चों, यस और नो? अगर मैंने इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, सेम बन जाएगा। क्या बात माने की नहीं मानी, यस और नो? मान गए आपने बात, है ना? Yes, sir. अब मुझे बस इतना बता दो कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं,
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? आप बोलोगे सर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बिल्कुल मिडल पॉइंट पे होगा इसके। मानते हो कि नहीं मानते बच्चे ऐसो? क्योंकि इसमें जो इसका पूरा का पूरा मास है वो है m1, तो इसका सेंटर ऑफ मास का होगा बच्चों बिल्कुल मिडल पॉइंट पर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सर इसका मास होगा बिल्कुल इसके मिडल पॉइंट पर। सर में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर टोटल लेंथ एल है तो इतनी लेंथ कितनी होगी बच्चों? इतनी लेंथ कितनी होगी? आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है L/2। सर ये लेंथ कितनी हो गई? L/2। तो मुझे बताओगे ये वाला पॉइंट कितना दूर होगा इस लाइन से? ये वाला पॉइंट कितना होगा बच्चों? ये वाला पॉइंट L/2 दूर होगा। L/2 का हाफ। L/2 का हाफ तो हो जाएगा बच्चे कितना? L/4। ये कितना होगा? इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का गैप L/2 हाँ L/2, L/4 प्लस L/4 L/2। और ये कितना हो गया बच्चे? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? देखो तो टोटल लेंथ कितनी निकल गई? L निकल गई। ठीक है। अब क्या मैं देखो, अब मैंने क्या किया देखो, पहले था मास डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम था, उसको मैंने डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला m1 एक मास है, ये रहा, m2 एक मास है, ये रहा, दोनों के बीच में गैप कितना है? L/2। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक बच्चों क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है। सर बी वाला भी करेंगे क्या? बी वाला करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर भी सकते हैं, पर अभी बताऊंगा कैसे करना है। ये हो गया सर। ठीक है सर, पहला पार्ट था कि ये वाला पॉइंट नहीं खुद ही ओरिजिन पे। अगर बच्चों ए वाला पोर्शन की मैं बात करूं, अगर ये ओरिजिन में गए तो 0,0 हो गया बच्चों, यस और नो। और अगर ये L/2 डिस्टेंस एक्स एक्सिस से दूर है तो ये कितना हो गया बच्चों? L/2, L/2 जीरो बन गया। 0। मानते नहीं मानते बच्चों? यस और नो? हाँ जी है ना? Yes, sir. है ना? तो बस अब तो सर सिंपल फॉर्मूला बन गया ना। XCOM क्या होता है सर? XCOM होता है m1 इंटू 0। ये तो अरे ये तो बिल्कुल 0 बन गया सर। फिर ये कितना हो जाएगा? m2 इंटू L/2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L/2। है ना? यही हो गया। हाँ जी सर। अरे मास लेंगे ना, सॉरी, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों? इसका हो गया L/2 बाहर, ये निकल गया m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये निकल गया बच्चों आपका सेंटर ऑफ मास। सर अगर मैं YCM की निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो देखो वैसे तो 0 0 गिवन है, आप बोलोगे 0 है, लेकिन अगर वो बी की फॉर्म में भी देता तो जस्ट इमेजिन देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे डिफाइन कर दूं, देखो इस पॉइंट पर मिडल पे डिफाइन कर दूं, मुझे बताओ ऊपर की साइड मास सेम है और नीचे की मास सेम है, दोनों का ऊपर नीचे मास सेम नहीं है क्या? यस और नो? ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमेशा मास क्या है बच्चों? इक्वल है। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसे बीच में लेता, एक्स एक्सिस के बीच में लेता, ये वाली लाइन को समझो, देखो ये वाली लाइन को, क्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मास सेम है क्या? बताना मेरे को। क्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मास सेम है क्या, कि अलग अलग है? Amen. अलग अलग है। इस वजह से क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता था पॉइंट? सर नहीं लिख सकते थे। सर में आ गया? सर में आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर दिस पॉइंट? हाँ जी सर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यही सेम लाइन इसके वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कट करके अगर मैं करूं, तो देखो जितना ऊपर वाला इक्वल पार्ट है उतना ये वाला पार्ट इक्वल है, जितना ये वाला पार्ट है उतना ये वाला इक्वल है, मतलब ये बिल्कुल मिडल में जा रहा है। मिडल में जा रहा है। अगर टोटल लेंथ मैंने इसकी बी बोल रखी थी तो डेफिनेटली कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा b/2। खत्म। तो इसके कोऑर्डिनेट, अगर इसको मैं ओरिजिन नहीं मानूंगा, b/2 मानूंगा, तो YCM मेरा फिर क्या रहेगा बच्चे? b/2 भी आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई? 0 भी मान सकते हो और b/2, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी बच्चों, क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब बी पॉइंट ध्यान से देखो, बी पॉइंट, बी पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब ओरिजिन पॉइंट है बच्चों मेरा यहाँ पे 0,0। जो मेरा मास है m1 वो कहां पे लाई कर रहा है? आप बोलोगे सर ये तो आपने निकाला ना डिस्टेंस, L/4 लेंथ पे लाई कर रहा है।
सर ये है L/4, ठीक है। और जो M2 है सर, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये बच्चों L/2 है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूंगा तो M1 के कोऑर्डिनेट बनेंगे L/4, 0, और M2 के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बच्चों, इसके बनेंगे 3L/4, 0। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? कैसे आ गया सर ये Yes, sir. 3L/4, 0? क्योंकि बच्चों लेंथ तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे ना, लेंथ पहले ओरिजिन से कैलकुलेट किया था तो ये लेंथ और ये लेंथ मानी थी हमने, अब यहां से कैलकुलेट किया तो ये लेंथ और ये लेंथ मान ली। अब इसके कोऑर्डिनेट ये रहे और मास है M1 M2, तो मुझे क्या इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, निकालना तो पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, XCOM, M1 को मल्टीप्लाई करो L/4 से प्लस 3L/4 को मल्टीप्लाई करो M2 से डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दैट्स इट। ये आंसर आ जाएगा, उसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया आप सभी को? ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? सर बी पार्ट एक बार समझा दो। कौन सा बच्चे, कौन सा समझाना है? सर बी पार्ट। बच्चे कुछ नहीं किया, देखो पहले जो आपका ओरिजिन पॉइंट था वो यहाँ पर था, ये ओरिजिन पॉइंट पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, कोऑर्डिनेट ही तो लिखना आता है ना, मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट लिखना, 9th क्लास में पढ़ा होगा। 0,0 है, ये कितना बन जाएगा, ये L/2, 0 है, यस और नो, ठीक है। अब यही Yes, लाइन sir. अगर यहाँ शिफ्ट हो जाती है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 0,0 तो लिखूंगा, 0,0 तो यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ है, आप बोलोगे सर L/4 डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, L/2. तो हो जाएगा L/4, 0। ये कितना हुआ सर, ये हुआ L/4 प्लस L/2, तो कितना होगा 3L/4, बस फिनिश। Yes, sir. इसका शॉर्टकट भी करवाऊंगा बाद में, पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इसी क्वेश्चन का ही शॉर्टकट निकालूंगा, देखो, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गए सभी को यहाँ तक? Yes, ठीक sir. है। अब इसमें आता है बच्चों टू पार्टिकल सिस्टम, लिखो टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम को मान के चलो कि कोई एक पार्टिकल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, मान के चलो जिसका मास है बच्चों M1 और इसका मास है बच्चों M2। इसको थोड़ा एनालाइज करना, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चे, D है, और ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लेता हूँ, क्योंकि डिस डिस्टेंस दूरी पर है, तो डेफिनेटली इस कोऑर्डिनेट विल बी D,0। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे XCM निकालना, अगर मुझे निकालना है XCOM, तो XCOM क्या होगा बच्चों, आपको पता है M1 इंटू X1, X1 तो 0 लिख दिया, 0 इंटू M1 प्लस D इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो क्या निकला बच्चों, ये 0 बन गया, तो आ गया बच्चों M2 D टाइम्स M1 प्लस M। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है। यहीं पे ध्यान से देखो, यहीं से अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट है M1 M2, मेरे को बोलता है, यश बोलेगा थोड़ा टाइम बाद, सर आपने यही क्यों ओरिजिन माना, मैं तो इसको ओरिजिन मानूंगा सर, मैं तो सर इसको ओरिजिन मानूंगा, इसको, ठीक है मान लो भाई, तुम मान लो ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर ये बन गया, मान के चलो D,0। अब इसको D माना, सर यहाँ पे -D क्यों नहीं माना, वो अभी थोड़ी देर रुक जाता है, इसको D मानो, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, D है, ठीक है।
तो मेरा XCOM क्या बनेगा? XCOM बनेगा बच्चे, बनेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्यों? क्योंकि यही कहीं बनेगा, जीरो से लेफ्ट बनेगा, इसलिए मैंने ये वाला नेगेटिव और इसका नेगेटिव कैंसिल आउट कर दिया। तो देखो क्या बनेगा, M1 इंटू D1, M1 इंटू D प्लस M2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 से तुम आप नहीं भी करवाते ना सर तब भी हम कर लेते, इसमें क्या चीज नहीं है। अब देखो आएगी इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है ये समझना। इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये है, ध्यान से देखो, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है M1 और इसका मास है बच्चे M2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दी दे रखा है, ना कोऑर्डिनेट डिफाइन है ना कुछ डिफाइन है, कुछ भी डिफाइन नहीं, कुछ भी, केवल ये बोल रखा है कि दो ऑब्जेक्ट है और उनके बीच में डिस्टेंस है D। कहीं बहुत ब्रह्मांड में पढ़े हैं, ब्रह्मांड में कहाँ पढ़े हैं? ब्रह्मांड में पढ़े हैं। मुझे ब्रह्मांड में पढ़े तो फिर तो कोऑर्डिनेट सर लाखों करोड़ों में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ सकती है? नौ नहीं पड़ सकती। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसका सेंटर ऑफ मास, तो कभी भी दो पॉइंट होंगे ना, कोई भी दो पॉइंट होगा तो डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? कहीं ना कहीं ये दो ऑब्जेक्ट पड़े तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास हो सकता है यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे, इस एक्सिस से बियॉन्ड नहीं जा सकता कहीं पे भी। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यस और नो? ये बात क्लियर होगी Yes, सभी को, है ना? तो मुझे ना एक्स एक्स की जरूरत ना वाई एक्सिस की जरूरत, मैं तो सिंपल बोलूंगा सर सेंटर ऑफ मास होगा, चाहे कोई से भी कोऑर्डिनेट हो, चाहे ऐसे भी क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे भी क्यों ना हो, कोई से भी एक्सिस में हो, मैं तो सीधा बोलूंगा सेंटर ऑफ मास। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है वो तो चलो आपने बता दिया, पर सेंटर ऑफ मास कहां से निकालें? क्वेश्चन ही आएगा, तो ध्यान से देखो, जब भी मैं सेंटर ऑफ मास M1 से डिस्टेंस के थ्रू निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर मैं M1 के थ्रू निकालना चाहता हूं तो M2 लेंगे, M2 D डिवाइड बाय M1 प्लस M2। और जब भी मैं सेंटर ऑफ मास M2 से डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो कितना आएगा बच्चे? M1 D अपॉन में M1 प्लस M2। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है बच्चों, आपने M1 से डिस्टेंस निकालना, मतलब इस पॉइंट से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा, वो एक्चुअल में यही है बच्चों, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये मान के चलो कितनी निकल गई? X1 निकल गई, ठीक है। अगर मैं इसको X2 मान लू, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको X2 मान लू, X2 कहां से निकाल रहे हैं? M2 से निकाल रहे हैं, तो जो ये वाली लेंथ होगी ना बच्चों, ये डिस्टेंस होगा, ये होगा बच्चों X2। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस और नो? ठीक है। तो अगर मैं M2 से निकालना चाहूंगा तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला लिखूंगा, और अगर मैं M1 से निकालना चाहूंगा तो ऊपर वाला लिखूंगा। तो साथ साथ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो पूछेगा कि मुझे बताओ M1 के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप ऊपर वाला लिखोगे। अगर वो पूछे कि M2 के रिस्पेक्ट में निकालो तो नीचे वाला लिखोगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? यस okay, सर। sir. ये हुई कि नहीं हुई? ठीक है, Yes, sir. तो देखो इसके क्वेश्चन करते हैं, दो तीन बेसिक बेसिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है इसी का ही, देखो मान के चलो कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों 2-2 kg के हैं, दोनों के बीच में 4 मीटर का डिफरेंस है, और मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ मास सर कहाँ से निकालना है? ये वाले 2 kg से निकालना। तो सर बोले कि अपोजिट वाला 2 kg ले लो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों मास को ऐड कर दो, तो आ गया सर 2 मीटर निकल गया। वो तो सर वैसे भी निकलना था सर, मैं आंखों से अंधा थोड़ी ना हूं सर। मास इक्वल है, डिस्टेंस के बीच का हाफ कर दो ना, इतना दिमाग क्यों लगाया? अब बताऊंगा क्यों लगाया, देखो अब बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे 2 kg है, यहाँ पे बच्चों 4 kg है, दोनों के बीच का गैप अभी भी 4 मीटर है, और मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास, निकालना है मान के चलो M1 के थ्रू। M1 के थ्रू निकाल, तो मैंने क्या बोला था?
मैंने बोला था अपोजिट वाला मास ले लो 4, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो वो भी खुद 4 है, डिवाइड बाय टोटल मास 2 + 4, कितना हो गया बच्चे? 16/6। कितना हो गया 16/6? 8/3। ये 8/3 का डेसिमल पॉइंट निकालना, कितना निकलेगा? मेरे ख्याल से निकलना चाहिए 2.66 मीटर। यस और नो? जी सर। यही बात क्लियर हो गई? यस अब सर। समझो क्या हुआ, सर फ्रैक्शन में समझो। छोड़ देता हूँ। अरे रुक तो जा गुरु महाराज, फ्रैक्शन में छोड़ दे तो रुक जा 2 मिनट। देखो सर, जब मास इक्वल थे ना, मास इक्वल थे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे था, बात सही है। अब एक प्रैक्टिकली सोचो, इसको भूल जाओ, ये फॉर्मूले को भूल जाओ। सर इधर मास 2 kg, इधर मास 4 kg, तो आप बताओ सेंटर मास 4 kg के टुवर्ड्स होना चाहिए कि 2 kg के टुवर्ड्स होना चाहिए? आप बताना। सेंटर ऑफ मास 4 kg के टुवर्ड्स होना चाहिए कि 2 kg के टुवर्ड्स होना चाहिए? आप बोलोगे सर 4 kg के टुवर्ड्स होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 मीटर है, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा? राइट हैंड साइड में होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा? आप बोलोगे सर 4 kg वाला ज्यादा है राइट में। तो राइट हैंड साइड में होगा। देखो 2.66 राइट हैंड साइड में ही बैठता है। और कहां से डिस्टेंस निकाला? m1 से निकाला, तो m1 से डिस्टेंस होगा 2.66। अगर सर मैं गलती से ये वाला लेता फॉर्मूला, तो पता कितना रिजल्टेंट आता? सर आता था 1.33 या 1.34, जो भी लेना, 1.33, इसको 1.67। समझा है कि नहीं समझ में आया? ये 1.33 होता, ये कितना आता? सर ये आता 2.67। दोनों का सम कितना हो गया? 4 हो गया, खत्म कहानी। तो इस वजह से बच्चों हमें बताना पड़ेगा कि हम m1 से निकाल रहे हैं कि m2 से निकाल रहे हैं। अब समझ में आ गया क्लियर? अब क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? सभी के दिमाग में खन की बात के नहीं? यस और नो? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस बात ही सर। खत्म बस। देखो तो बस ये चेक करना है आपको किसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसी के टूवर्ड्स क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। बात ही खत्म बस। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, मान के चलो बच्चों। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मान के चलो कि एक ठीक है, एक स्क्वायर शीट पड़ी है ग्राउंड में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है स्क्वायर शीट। ये लग रही होगी आपको पैरेलल या रोम्बस, और यह स्क्वायर शीट पड़ी है, लिख लो, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया बच्चे m है, ये m है, ये m मास है, यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, m है। और मैंने बोल दिया कि इससे बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ हवा में एक और मास पड़ा जिसका मास है m, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे? a ले लिया मैंने। ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट पर है जस्ट, ठीक है। शायद नहीं बनना चाहिए तो नहीं बना, ठीक है, ये रहा सेंटर पॉइंट, ठीक है। उससे ऊपर है, ऊपर, ठीक है, ए पॉइंट से दूरी पर। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये डिस्टेंस भी ए। अब एक चीज बताओ, ऊपर वाले को तो भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को भूल जाओ। जो नीचे जो पड़े हुए हैं ये सारे के सारे इक्वल नहीं है डिस्टेंस पे? सर इक्वल तो है। क्या सारे के सारे मास इक्वल नहीं है क्या? अब देखो, पहले तो देखो कि हाँ सर सारे के सारे मास तो इक्वल हैं। तो ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ क्या ये सारे का सारा इस पॉइंट पे नहीं आ जाएगा, सेंटर पॉइंट पे? यस और नो? तो सेंटर पॉइंट पे मास कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मेरे को, सेंटर पॉइंट पे मास कितना हो गया टोटल? अरे टोटल मास कितना हो गया? एम 4m हो गया कि नहीं हो गया? इतना क्यों सोच रहे हो? 4m हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? ठीक है सर, एक 4m है, एक m है, और दोनों के बीच में क्या है बच्चों? डिस्टेंस a है। तो मुझे बताओ ये सेंटर पॉइंट से बिलो होगा कि ऊपर की तरफ होगा? इसके जो वर्टिकल लाइन है इसके सेंटर पॉइंट से, वर्टिकल लाइन के सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा? नीचे की अबे गधे, ये ऊपर बता की तरफ मास होगा। किसका ज्यादा है?
मास है 4m का, ज्यादा तो नीचे की तरफ नहीं होगा क्या? कहीं ना कहीं यही तो लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। अरे इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो तुम? सर मैं इतनी उधर अच्छी कला तो, पॉइंट के बता रहा हूँ। इतनी अच्छी कला कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? सर मैं हैं? पॉइंट के हिसाब से बता रहा था, पॉइंट के ऊपर या पॉइंट के ऊपर। अबे सेंटर से नीचे होगा कि ऊपर होगा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा। सेंटर से तो नीचे होगा। सेंटर से कहाँ होगा बच्चों? नीचे होगा। तो निकाल तो सकते ही है, निकाल देते सर। कहाँ से निकालें? सर इस बार ना मैं 4m से निकालूंगा। अब बताओ, अगर मैं 4m से निकालूंगा तो किसका मास लूंगा? अपोजिट वाले का मास लूंगा। तो क्या बता, अपोजिट वाले का मास, डिस्टेंस दोनों के बीच में a है, डिवाइड बाय m प्लस 4m। तो कितना हो गया बच्चे? ये हो गया सर एक बार ये दोबारा m बताना। a डिवाइड बाय 5m। m से m कटा बच्चे, कितना निकल गया? a बाय 5। तो बताओ a बाय 5 a बाय 2 से बड़ा है कि छोटा है? a बाय 5 a बाय 2 से बड़ा है कि छोटा है बच्चों? छोटा है। छोटा है, तो नीचे की तरफ आ गए। बच्चों मैंने क्या किया, जो नीचे वाला जो सरफेस था ना, पहले उसका सेंटर ऑफ मास निकाल दो, ऊपर वाले को भूल गया। अब बताओ, जब इक्वल इक्वल ऑब्जेक्ट होते हैं, सेम सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही तो होगा। अभी आपने बता दो था मेरे को, सेंटर पर होगा तो सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड हो गया। तो इसका टोटल मास कितना हो गया बच्चों? 4m हो गया। अब ये वर्टिकल लाइन से ए डिस्टेंस दूरी पर है, कितने ऑब्जेक्ट से? m मास से। तो वही मैंने यहाँ पे निकाल दिया बस। अब समझ में आया कि नहीं आ गया? यस अब क्लियर सर। है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, आ गया बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ मासेस। शिफ्टिंग ऑफ मासेस क्या होता है? देखो, मान के चलो कि एक है मास m1, एक है मास m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चे? d डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास मान के चलो, आपको पता है सेंटर ऑफ मास इन दोनों लाइन के लाइन ऑफ एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो मान के चलो सेंटर ऑफ मास है ये रहा। ये हो गया बच्चों मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। और ये मान के चल रहा हूं कि यहां से लेकर ये डिस्टेंस हो गया बच्चे x1, और ये डिस्टेंस हो गया बच्चे x2। मैंने बता दिया आपको, ठीक है, x1 x2 बता। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं m2 को, ध्यान से सुनो, अगर मैं m2 को शिफ्ट करवा देता हूं, शिफ्ट करवा देता हूं एक डिस्टेंस मान के चलो डेल एक्स से, डेल एक्स टू से मैंने शिफ्ट करवा दिया, x2 है ना इसका, तो उसको मैंने डेल एक्स टू से शिफ्ट करवा दिया। डेल एक्स टू से बच्चों क्या करवा दिया? शिफ्ट करवा दिया। तो मेरा पॉइंट ये होगा कि मेरे को सेंटर मास को चेंज नहीं करना, सेंटर मास अपनी पोजीशन पर है। तो बताओ m1 कितना चेंज होगा और किस डायरेक्शन में चेंज होगा? प्रैक्टिकली खुद सोच के बताओ। Del x2. कॉन्सेप्ट मैंने आगे पड़ेगा पहले से। तब भूल जाओ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को, ध्यान से So सुनो। del x2. डेल एक्स टू मेरा क्या है बच्चे? डेल एक्स टू मेरा m2 का डिस्टेंस होगा ना, कैलकुलेशन, मतलब m2 मेरा अब यहां से लेकर यहां शिफ्ट हो गया। सर में आया कि नहीं आया? राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नो चेंज करनी है, वाला यहाँ पे नो चेंज इन द पोजीशन, जहां पे वैसे पढ़ना चाहिए। तो बताओ m1 राइट साइड में शिफ्ट होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा? खुद सोच के बताओ। Right. Left. लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में? Left. राइट। लेफ्ट में होना चाहिए ना बच्चे। कैसे? देखो, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया है और ये डिस्टेंस बढ़ेगा, तभी तो मेरा सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे आएगा। सर मेरे को नहीं आ रहा समझ, बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूले से निकाल के देख लेंगे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कर लेते हैं, देखो फॉर्मूला। तो जितना m2 राइट साइड पे हुआ उतना ही m1 राइट साइड पे होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, अभी करेंगे, अभी पता चल जाएगा, ठंड तो रखो। क्वेश्चन लिखो पहले, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखो, लिखो पहले। इन केस ऑफ शिफ्टिंग, in case of shifting of any of masses, in case of shifting of any of masses, लिखना let m2,
let M2, then M1 will shift by, if center of mass does not change. Center of mass does not change its position. अब बताओ पहले कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्या हम निकालना चाह रहे हैं? क्या ये हमें चीज समझ में आ गई ना? ये तो समझ में आ गई क्या निकालना, निकालने की तो बात दूर में। क्या ये सबको क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है। अब मुझे बताओ एक्स एक्स सी ओ एम का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये तो हम पढ़ चुके हैं सर, हमें पता है M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये पढ़ा हम सभी ने। अगर मैं यहाँ पे देखो चेंज निकाल दो, चेंज निकाल दिया एक्स सी ओ एम, change in mx1, change in x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये तो जनरल फॉर्मूला होगा, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ऐसा क्यों भी बताऊंगा। ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या था? केस था कि इफ COM डज नॉट चेंज, COM डज नॉट चेंज, तो मुझे बताओ बच्चे डेल एक्स COM की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बच्चे? जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएम तो अपनी पोजीशन ही चेंज करा, डेल का मतलब होता है चेंज, चेंज इन पोजीशन। जब चेंज इन पोजीशन ही जीरो है तो मतलब बच्चों डेल सीएम तो जीरो बन गया। अगर डेल सीएम जीरो बन गया तो मुझे बताओ जीरो इक्वल टू एम डेल x1 प्लस M2 डेल x2 नहीं बन गया इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल x1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? डेल x1 की वैल्यू आ गई बच्चों -M2 डेल x2 डिवाइडेड बाय M1। अब बताओ नहीं, अगर मास इक्वल होते ना, अगर मास इक्वल होते बच्चे, तो आप बिल्कुल सही आंसर था कि जितना M2 शिफ्ट हो रहा है उतना ही M1 शिफ्ट होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि मास मास कट जाते, जितना x2 शिफ्ट होता उतना M1 शिफ्ट होता। लेकिन अब यहाँ का मतलब समझो, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि जो जो आपका x1 है ना, वो x2 की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब कि सर अगर x2 मेरा सेंटर ऑफ मास की तरफ आ रहा है, ध्यान से सोचो, अगर M2 मेरा सेंटर ऑफ मास की तरफ आ रहा है तो M1 कहां जाएगा? सेंटर ऑफ मास की तरफ जाएगा कि M1 दूर जाएगा सेंटर ऑफ मास से? सोच समझ के बताना, तो रटना नहीं है, सोच समझ के बताना आंसर। दोबारा सर सुन लो क्या सेंटर ऑफ क्वेश्चन मास है। की तरफ। शाबाश, वेरी गुड। क्यों? सर देखो अगर M2 इधर की तरफ जाएगा, अभी आपने बोला M1 की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड में जाएगा, बात ही खत्म हो गई। ऑप्शन में आया कि नहीं आया सभी को? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। तो इसको लिख लो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डेल x2। इसका मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर M2 राइट हैंड साइड में जाएगा, इफ M2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो M1 कहां जाएगा बच्चों? M1 जाएगा लेफ्ट साइड में। पर ये किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड तब है जब COM डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, COM डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ध्यान रखना ये चीज। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? सभी को क्लियर हुई कि नहीं है? यस और नो? यस सर। लिख लिया सभी ने? अभी नहीं लिखा।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इफ 8 kg इज मूव 2 मीटर टू द राइट साइड, if 8 kg moves 2 meter to the right side, comma, by what distance 4 kg has to move, by what distance 4 kg has to move so that center of mass remains same. दोबारा बोल रहा हूं, if 8 kg is moved 2 meter to the right side, by what distance 4 kg has to move so that center of mass remains same. तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे कहीं पे भी दोनों के बीच में डिस्टेंस जानने की जरूरत है सर? डिस्टेंस जानने की जरूरत ही नहीं, क्यों? मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि है 8 kg और ये है 4 kg, ठीक है। अगर ये कितना मीटर जा रहा है बच्चा? ये जा रहा है 2 मीटर राइट हैंड साइड पे, ठीक है, चेंज हो रहा है पोजिशन। तो हमें इसकी पोजीशन निकालने क्या होगी? तो अभी मैंने बोला था डेल सी ओ एम आपका क्या बन गया बच्चे? आपका जीरो है, जीरो हो गया। तो मैंने फॉर्मूला निकाला था डेल एक्स टू ले लो, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के m1 डिवाइड बाय m2 डेल x1, बस। तो m1 मास कितना है? m1 मास है 8 kg, कितना डिस्टेंस दूरी जा रहा है? 2 मीटर। दूसरा वाला कितना? 4, ये कट गया 2। तो मुझे बताओगे डेल एक्स टू कितना चेंज हो रहा है? सर डेल एक्स टू चेंज हो रहा है 4 मीटर। कहां पे जा रहा है? सर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। आप क्या बोलोगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, बस बात खत्म। सर में आगे सभी को ये वाला क्वेश्चन, यस और नो? ठीक है, एक और लिखो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। लिखो, if 8 kg is moved, if 8 kg is moved 2 meter in right side, if 8 kg is moved 2 meter in right side, by how much 4 kg should be moved? By how much 4 kg should be moved so that center of mass slides 1 meter towards right from initial position, so that center of mass slides 1 meter towards right from initial position. तो सर फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इस बार पूरा यूज होगा, डेल सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, क्या यहाँ पे सेंटर मास चेंज हो रहा है? उसने बोला हो रहा है। राइट हैंड साइड को आप मान लो पॉजिटिव है, तो ये बन गया बच्चे +1। m1 कितना? 8 kg था, ये कितना हो रहा था बच्चों? +4 मीटर। +4 को क्यों लिया? लिख लेना साइड में, आपने राइट को माना है प्लस, ठीक है, इस चक्कर में। बाद में प्लस है लेफ्ट है वो बात अलग है, ठीक है। m2 कितना हो गया बच्चे? m2 हो गया आपका 4 kg और डेल x2 तो मुझे पता ही नहीं, ठीक है। और नीचे क्या आ गया बच्चे? 8 + 4 आ गया, 8 + 4 12 होगा, 12 यहाँ पर चला गया, इक्वल टू 8 × 4 8 चौक 32 प्लस 4x2 कितना आ गया बच्चे? -20 4x2। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? x2 की वैल्यू आ गई -5। कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने 2 मीटर लिखवाया था, 4 मीटर लिखवाया था यहाँ पे बच्चों। सर आपने 2 4 लिखवाया था, 8 लिखा। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था? 8 kg कितने मूव हो रहा है? 2 मीटर लिखवाया ना शायद मैंने सर यहाँ 2 पे, है मीटर ना? लिखवाया था। तो उसको 2 मीटर को काट के 4 कर देना बच्चों, 4 कर देना उसको, ठीक है। तो अब आंसर तो निकाल ही दिया, ठीक है सर। 4 कर देना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो दोबारा,
8 kg is moved 4 meter in right direction। तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है कि भाई साहब इसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा। कहाँ मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? यस सर। जी सर। ठीक है। तो दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, अभी जो 2025 में आया हुआ। देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है। करें? लिख लें यहां तक सभी ने? जी सर। यस ठीक है। पहला देखो, इसने दिया ऐसा, इसने बनाई एक एक्स एक्सिस, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही बता रहा हूं, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, और इसने बोला कि एक एल शेप की रॉड है। एल शेप की क्या है बच्चों? एक रॉड है। इस तरीके से रॉड है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ है 5L। टोटल लिख लो जल्दी से, टोटल लेंथ 5L है, और L को बोल दिया इसने 10 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट दे रखा है, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये बच्चे 3L बोल रखा है इसने। अगर इसने 3L बोल रखा तो डेफिनेटली ये कितना होगा बच्चे? 2L ही होगा, है ना। इसका मतलब कि डायरेक्टली इसको 20 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बच्चों, यस और नो, है ना। और Yes. इसको कितना लिख सकता हूँ टोटल लेंथ? 30 सेंटीमीटर। बात ही खत्म। अब इसने सीधा बोल दिया सेंटर ऑफ मास निकालो। सब भूल जाओ जितना मैंने अभी तक सब पढ़ा है। मुझे एक चीज बताओ, सब भूल जाओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सिंपल एक रॉड होती है, सिंपल इतनी रॉड ही होती, इतनी रॉड ही होती है ये वाली, तो मुझे वैसे ही बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करना चाहिए बच्चे? इस वाली लेंथ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करना चाहिए? सेंटर पे। एग्जैक्ट पॉइंट बताओ ना मेरे को, कहाँ पे? 15 15 सेंटीमीटर। आप बोलोगे 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को ऐसे ले सकता हूँ बच्चे, 0, हाउ मच? 50। 3। अगर मैं इसको इंडिविजुअली लेंथ मान लूं तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 20। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो बताओगे इसका कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेट्स? सर 10,0। शाबाश, 10,0। ठीक है। मैंने मास तो बताया नहीं आपको, टोटल मास भी डिफाइन कर देते हैं। मान के चलो, मुझे टोटल मास तो याद नहीं है, फिर भी लेके चल देते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास दे भी रखा तो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लीजिए टोटल मास था बच्चे m था, तो इस वाले का मास कितना हो जाएगा? क्या बोल सकता हूँ? इस वाले का मास हो जाएगा m, नहीं, टोटल मास है ना उतना m है, तो m का कितना हो जाएगा? 3m/5 हो जाएगा बच्चे मास, चेक करो, 3 है ना। बाय 5। और इसका मास कितना हो जाएगा? 2m/5। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? दोनों का मास ऐड करूंगा तो m आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो, है ना। अब आपको सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? अब आपको पता है सर, हमें तो कोऑर्डिनेट पता चल गए, मास भी पता चल गए, तो बताओ बच्चे, निकालो एक्सीएम निकालो, वाईसीएम निकालो। एक्सीएम होगा बच्चे मास, जो कि होगा 3m/5 इंटू 0, 3m/5 इंटू 0 प्लस 2m/5 इंटू 10, 2m/5 इंटू 10 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास तो बच्चे m ही, ये 0 बन गया। ये कितना बचा? 2m/5 इंटू 10 डिवाइड बाय m। m से m कटा, ये कटा 2 से, कितना आ गया बच्चा? 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ऐसी आ गया YCOM। YCOM क्या होगा बच्चों? सर टोटल मास है इस वाली लाइन का 3m/5, वाई एक्सिस पे वैल्यू है इसकी 15, दूसरे वाले की तो 0 ही है, तो डायरेक्टली 0 लिख दो। टोटल मास है बच्चे m, ठीक है। ये आ गया बच्चे 3m इंटू 15 डिवाइड बाय 5m। m से m कटा, 5 से कट गया 3, कितना आ गया बच्चे? 9 सेंट। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा? सीधा आंसर था 4,9। ऑप्शन खत्म। बताओ सर में आया कि नहीं आया? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। ये 2025 का क्वेश्चन है बस। सर सेम क्वेश्चन आ सकता? सेम क्वेश्चन कैसे आ सकता? सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही आएंगे।
बस कॉन्सेप्ट से ही बनाना है हमें क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए सभी को? इधर यस सर। देखो लिखो क्वेश्चन। इसने बोला स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, बस स्टेटमेंट को डायग्राम में समझा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस का, ये बोला है एक ऑब्जेक्ट 3 kg का, एक ऑब्जेक्ट 2 kg का, ठीक है, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, कुछ नहीं बता रखा, बस डिस्टेंस पे पड़े। M1 मूव हो रहा है टुवर्ड सेंटर। अब आपको पता सेंटर कहाँ पे होगा बच्चों, यहीं पर, यहीं होगा ना, तो टुवर्ड सेंटर मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड सेंटर कर रहा है थ्रू 2 सेंटीमीटर, ये कर रहा है बच्चे 2 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है। फिर बोलता है इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिनल पोजिशन, मतलब कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। तो मुझे बताओ M2 का डिस्टेंस कितना होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ मास। M2 मतलब कि ये 2 kg वाले का, 2 kg वाले का बताओ सेंटर ऑफ मास के टुवर्ड्स कितना डिस्टेंस दूरी पर आएगा, बताओ। अब तो तुरंत निकाल दो, तुरंत तुरंत बताओ कितना आ गया आंसर। तो एक बार दोबारा बताना क्वेश्चन क्या निकालना है। तो सो रहा था अभी। 3 kg का है, 2 kg का है, 3 kg वाला सेंटर के टुवर्ड 2 सेंटीमीटर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो बताओ 2 kg वाला कितना शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में करेगा, राइट में करेगा, कितना करेगा बताओ। लेफ्ट में करेगा 3 सर। सर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर करेगा, सिंपल, बस खत्म हो गया। अब बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, बताओ तुम बताओ। 2025 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप में दे रखा था ये क्वेश्चन। लिख लिया बच्चों सभी ने लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को पूरा उतारना, ठीक है। देखो, थ्री आइडेंटिकल स्फीयर, three identical sphere, each having mass 2m. Three identical sphere, each having mass 2m, placed at the corner of right Each angle having triangle. Each having mass capital 2m, placed at the corner of right angle triangle. Right angle triangle. With mutually perpendicular sides are 4 meter each. With mutually perpendicular sides are 4 meter each. Taking point of intersection of these two sides, taking point of intersection of these two sides as origin, what will be the if magnitude of position vector of center of mass is if magnitude of position vector of center of mass is 4 root 2 by x, then what is x? आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन किस में आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ, क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस बता सर। देना। एक चीज बताओ, देखो अगर मैं सर बीच डायग्राम में बनाने आपकी की कोशिश, आवाज क्रैक कर रही थी। चलो ये वाला डायग्राम बना के देखो, डायग्राम तो बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सबका मास कितना दे रखा है बच्चे, 2m दे रखा है, यहां तक तो क्लियर है सभी को? अब नहीं क्लियर है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितना दे रखा था, 4 मीटर, मतलब इन दोनों के बीच में 4 मीटर का गैप, इन दोनों के बीच में 4 मीटर का गैप। तो कोऑर्डिनेट तो बहुत ही आसान बन गए। अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं बच्चे इनके, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया, आप बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0,
इसका कोऑर्डिनेट हो गया बच्चे 4,0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,4। क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना। देखो देखो पढ़ो क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान से देखो, पहले एक्स-सी-एम निकालूंगा, वाई-सी-एम निकालूंगा, उसको वेक्टर फॉर्म में निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या ये बात अच्छे से क्लियर होगी? क्या निकालना है क्वेश्चन में? Yes, हाँ जी sir. बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां से, सर इसको मैं डायरेक्टली सर कर दूंगा ये वाले x3 आ रहा फॉर्मूले। है, पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने फॉर्मूला सेंट्रोइड वाले से नहीं हो सकता है? सेंट्रोइड वाले से पता नहीं, हो भी सकता है। एक्स-सी-एम क्या होगा बच्चों? एक्स-सी-ओ-एम, एक्स-सी-ओ-एम क्या होगा बच्चों? 0,2m, 0, 2m इंटू 4, 2m इंटू 4, ये होगा 2m इंटू 0, 0 डिवाइड बाय टोटल मास 2m, 2m, 2m कितना होगा बच्चों? 6m, m से m कैंसिल, 8/6 कितना होता है बच्चे? 4/3। y-सी-o-m निकालो, 0,2m, 0, 2m इंटू 0, 0, 2m इंटू 4, 2m इंटू 4 डिवाइड बाय 6m, सेम आएगा 4/3। तो खुद ही पता चल गया आपको। मैं अगर मैं डायरेक्ट लिखना तो लिख सकता हूं, लेकिन आर-सी-एम क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सर 4/3 आई कैप, 4/3 जे कैप, मैग्नीट्यूड होगा बच्चे इसका 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, जो कि होगा 4/3 √2। ये आएगा बच्चों, यस और नो? है ना? अभी किसके बराबर दे रखा है सर? इसके बराबर दे रखा है। तो बच्चे अब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बताओ मुझे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? So 3. आगे बताओ, बताइए। आंसर लिखना था आपको, न्यूमेरिकल टाइप में आंसर 3 लिखना था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल टाइप। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? अवनी, अस्मिता, आयुष, Yes, sir. दर्शिका, दिवस क्लियर है? Yes, हितेश, sir. कनन, Yes, sir. ठीक है? ये हो गया। ठीक, एक बार आसान सी चीज बता के फिर खत्म करते हैं क्लास। अब बच्चों हम ज्यादा फोकस करेंगे, ये हमने पढ़ लिया डिस्क्रीट टाइप सिस्टम। डिस्क्रीट टाइप सिस्टम में इतने ही क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों कॉन्टिन्यूस टाइप सिस्टम, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस टाइप सिस्टम में क्या होता है? मास जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फिर बहुत क्लोज होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास, तो उस केस में 3 टाइप ऑफ डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। हमें डेंसिटी ऑफ मास भी पता होना चाहिए, ठीक है, डेंसिटी। तो लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी, 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी। जैसे कि मान के चलो एक बिल्कुल पतली सी रॉड है, ये जिसकी लगभग लगभग विड्थ है ही नहीं। तो अगर ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मास इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे मास अलग होगा, यहाँ पे मास अलग, इस पॉइंट पर मास अलग, इस पॉइंट पर मास अलग। मास अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, यस और नो? टोटल मास तो मान के चलो m है, टोटल मास मान के चलो m है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, तो इसको बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये सिंगल लेंथ हो गया ना, 1D हो गया, 1D हो गया, तो इसको बोलेंगे बच्चों लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर मास डेंसिटी। और जो लीनियर मास डेंसिटी होता है, जो भी लीनियर मास डेंसिटी होता है बच्चों, वो 1D के लिए डिफाइंड होता है, ओनली 1D के लिए। किसके लिए डिफाइंड होता है? 1D। तो देखो एक्स एक्सिस में ये होगा या तो वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा या तो फिर वाई एक्सिस में होगा। तो उस केस में बच्चों इसको डिफाइन करते हैं के से। के ही होता है आपका लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी आपका के होता है, जो कि होता है टोटल मास अपॉन में लेंथ, टोटल मास अपॉन में लेंथ, टोटल मास अपॉन में लेंथ। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं
इतना सा एक छोटा सा पोर्शन ले लूं जिसकी लेंथ है बच्चों क्या, डीएल है, और जिसका मास है डीएम, तो उसका लीनियर मास डेंसिटी सेम रहेगा। यस बच्चों, उसका लीनियर मास डेंसिटी क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या रहेगा बच्चों, उसका सेम रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं हुई? यस और नो? सर यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर मास डेंसिटी। सेकंड पॉइंट आता है आपका सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस बताओ 2D के लिए होगा कि 3D के लिए होगा या 1D के लिए? 2D। सर 2D के लिए। 2D के लिए होगा। 2D के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप बोलोगे सर एक शीट भी यूज कर सकते हैं ना, प्लेन शीट है आपकी। और क्या हो सकता है? हाफ सर्कल हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। डिस्क, डिस्क पता ना आपको, डिस्क होते पुराने काल में, डिस्क यूज होती थी। डिस्क आपकी क्या है बच्चों, 2D है। ठीक है, ये 2D शेप है। अब 2D शेप में लेंथ तो ले नहीं सकते, क्या लेना चाहिए बता? लेंथ ले नहीं सकते, तो लेंथ से नेक्स्ट लेवल क्या होता है? एरिया। एरिया। एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, अगर टोटल m है इसका मास और इसका एरिया है a, तो क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल मास अपॉन में एरिया, टोटल मास अपॉन में एरिया, ये बन जाएगा सरफेस मास डेंसिटी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक छोटा सा ले लू एरिया, छोटा सा एरिया ले लिया, जिसका मास छोटा ही होगा, तो क्या सरफेस मास डेंसिटी सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। इसको वैसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, किससे करते हैं लिख लेना, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों डीएम अपॉन में डी। समझ में आ गया? डीएम अपॉन में डी, सेम ही रहेगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। थर्ड वाला पार्ट तो बहुत बार पढ़ चुके हो, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वाटर में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना? और कहाँ पढ़ा है? ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा क्लास 9 में। वॉल्यूम मास डेंसिटी में क्या होगा बच्चों, जैसे कोई भी वॉल्यूमेट्रिक वाटर हो गया, आपका स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, जो भी सॉलिड चीजें वो इसके अंदर आएंगे। तो ऑफ कोर्स से बात है, आपको पता है वॉल्यूम मास डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होगा बच्चे, मास अपॉन क्या होगा बच्चे, यहाँ पे वॉल्यूम होगा। क्या होगा बच्चे? वॉल्यूम होगा। या फिर अगर मैं स्मॉल मास की बात करूं तो डीएम अपॉन में स्मॉल वॉल्यूम डी। बस सर में आ गए सभी को यहाँ तक? हाँ जी बच्चे बोलो। सर आई वाज डिस्कनेक्टेड, सेकंड वाला दोबारा समझा दो। जैसे बच्चे सरफेस मास डेंसिटी क्या कहता है कि एक सरफेस है, सरफेस में ना हम एरिया ही तो यूज करेंगे ना, एरिया। ठीक है, अगर लेंथ होगी तो लेंथ यूज करेंगे, अगर इसकी कुछ ना कुछ ब्रेथ होती है ना, तो हम उसका एरिया डिफाइन करना पड़ते हैं। अब इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे। समझ में आ गया? तो टोटल मास अपॉन Yes, sir. एरिया वो बन जाएगा सरफेस मास डेंसिटी, टोटल मास अपॉन में लेंथ वो बन जाएगा लीनियर मास डेंसिटी, टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम वो बन जाएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। हाँ जी बच्चों, क्लियर होगा ये वाला पॉइंट सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, बस एक छोटा सा वैल्यू निकाल के खत्म करते हैं इसको। तो देखो, जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, कॉन्टिन्यूस के लिए लिख लो, फॉर कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम, तो जिसका XCOM का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? XCM का होगा इंटीग्रेशन ऑफ XDM, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं DM इंटू एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। YCOM क्या होगा बच्चों? DM इंटू वाई डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। याद करो ना फॉर्मूला क्या बनाया था, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3, वही तो है सेम। बस हमने छोटे छोटे पार्ट ले लिए बच्चों, क्या ले लिया हमने? बहुत छोटे छोटे पार्ट ले लिए जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। और आपको पता है
कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। क्लियर हो गया सभी को, सभी को क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, बस से लास्ट है तो देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं। लिखो कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड निकालो। तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास लिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ ले ली बच्चे मैंने कितनी, एल लेंथ ले ली। इसका मास है कितना, एम। मास क्या है बच्चों, एम। ठीक है, मैंने ना क्या किया बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा सा एक लेंथ ले ली यहां से। मैंने बोल दिया कि ये लेंथ है बच्चों डीएल है और उसका मास है बच्चों डीएम। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी डेंसिटी यूज करनी चाहिए, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी के वॉल्यूम मास डेंसिटी, बताओ क्या यूज करना चाहिए बच्चों मेरे को, यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, लीनियर मास सर डेंसिटी लीनियर यूज करना मास। चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, के। सर टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ, बिल्कुल बात सही है। सर अगर मैं छोटा मास ले लूं तो कोई बात नहीं, छोटा मास डिवाइड बाय छोटी लेंथ, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो क्या मैं डीएम की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं डीएम की वैल्यू। डीएम की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे डीएल, यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान के चलेंगे ना बच्चे, तो इसको थोड़ी देर के लिए डीएक्स मान लो, डीएक्स मान लो इसको, डीएक्स हो गए। तो डीएम किसके बराबर हो गया बच्चे, एम बाय एल इंटू डीएक्स हो गया। एक्स लेंथ पे है ना, इसलिए इसको डीएक्स मान लो। ठीक है सर, ये फॉर्मूला लगाना, एक्सयूएम का निकाल लेंगे। एक्ससीओएम क्या था बच्चे फॉर्मूला, बच्चे फॉर्मूला था डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की वैल्यू क्या निकाली है बच्चे आपने, एम बाय एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय एम बाय एल इंटू डीएक्स। अब इसकी लेंथ कहां से कहां है, तो मान के चलो 0,0 से कहां लाई कर रहा है बच्चों इसका इंटीग्रेशन, L,0। तो कहां एक्स एक्सिस के लिए कहां से कहां लाई कर रहा है, आप बोलोगे 0 टू L, 0 टू L। लिख लिया बच्चों, यहां तक सभी ने लिख लिया? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ क्या एम बाय एल कॉन्स्टेंट नहीं है क्या, तो एम बाय एल तो बाहर आ गया, बिल्कुल बात सही है, एम बाय एल बाहर आ गया। ठीक, अंदर क्या बच्चा, अंदर बचा एक्स डीएक्स, कहां से कहां, 0 से L। ठीक है, नीचे देखो, नीचे भी देखो, एम बाय एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू L, लेकिन अंदर है ओनली एक्स, ये तो कट गया। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सभी को पता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू L। सर इसकी लिमिट क्या होगी, इसमें तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 टू L, ये कितना होगा, L पुट करोगे तो हो जाएगा बच्चे एल स्क्वायर बाय 2, ये पुट करोगे तो L से L कटे तो कितना आ गया बच्चों, आप बोलोगे L बाय 2। अरे सर इतना गंदा आंसर तो ये तो मैं पहले बता सकता था, यूनिफॉर्म है, बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन मेरे को मेथड भी तो समझाना है ना। मेथड ये है एक्चुअल। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? इसमें बताओ वाई पे Yes, कोई sir. पॉइंट है क्या, मुझे बताओ वाई का कोई पॉइंट है, देखो वाई का हर एक पॉइंट 0,0,0,0,0 है, इसका मतलब कि वाई सी एम कितना निकल जाएगा, वाई सी एम, आप बोलोगे सर वाई सी एम तो 0 ही होगा, पहले बात तो 1D है, सर वाई एक ना एक एक्सिस तो 0 होगी। याद करो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अभी रॉड वाला, जी सर। आपने डायरेक्टली लिख दिया था L/2, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी। पर ये तो हमें है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं ना, है तो वो कॉन्टिन्यूस, तो हमें इस तरीके से पहले समझना था, वो हमने समझ लिया। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्या इसकी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता, पर वो हम नेक्स्ट क्लास में करें। हाँ जी, क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर।